सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल बिगैन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा यहाँ पर आज नया सब्जेक्ट जो है बिल्कुल रहने वाला है जी, ठीक है जी। और उसके अंदर नया टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो जी सोशियो इको ऑफेंसेस के अंदर मतलब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा करप्शन के बारे में। तो करप्शन क्या होता है जी, देख लेते हैं पहले। कह रहा है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर 1988 के अंदर जो है करप्शन हमारी यहाँ पर बातचीत करी जाएगी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं पहले इस एक्ट का क्या है। लिखते जाओ, ऊपर हेडिंग बना लो, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है द टर्म करप्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड करप्शियो, CORRUPTO, ठीक है जी, करप्शियो, विच मीन्स मॉरल डिके, विकेड, पुडेंटी और रिमोटनेस, पुट्रिडिटी, पुट्रिडिटी, PRUTRIDITY, प्रूटिडिटी और रिमोटनेस, मतलब वही चीज़ हो गई। करप्शियो से, ये लैटिन वर्ड से जो है यहाँ पर हमारा निकला हुआ करप्शन वर्ड, और इसका मतलब है कि मॉरलिटी, मतलब खराब चीज़ें जो है करना, मॉरली जो चीज़ गलत है, जो अनएथिकल चीज़ें हैं वो करना, ठीक है जी। सो इन जनरल इट मीन्स taking or giving bribes, using force to extort money, cheating, evading taxes, etc. तो ये सारी चीज़ें कुछ जो है करप्शन की डेफिनेशन, मतलब बेसिकली इसको यूँ समझो कि करप्शन एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं वाइड एक वर्ड हो गया। उसके अंदर कई चीज़ें जो है अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखी हैं। तो कई चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि फोर्स से चीटिंग करना, ब्राइब देना लेना दोनों ही हो गया। फोर्स यूज़ करना किसी के कि पैसा निकलवा लूँ तेरे से मैं, चीटिंग करना किसी के साथ, और इवेडिंग टैक्सेस, टैक्स मारना, कुछ इस चीज़ के यहाँ पर इन चीज़ों को हम करप्शन वर्ड के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज एनी एक्ट और ओमिशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट फॉर सिक्योरिंग पेक्यूनरी और अदर मटीरियल एडवांटेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिमसेल्फ, हिज फैमिली और फ्रेंड्स इज करप्शन। तो बड़े ही आसान डेफिनेशन जो है इसने यहाँ पर दे दी है, बड़े सिंपल तरीके से इसने समझा दे। कोई भी बंदा, मतलब बंदा इन द सेंस यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। कोई भी पब्लिक सर्वेंट कुछ भी इस तरीके का काम कर रहा है जो पेक्यूनरी बेनिफिट, मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ उसके अंदर मुनाफा हो रहा है उसे, या फिर जो है अदर मटेरियल एडवांटेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिमसेल्फ, या फिर पेक्यूनरी ना होकर के भाई ऐसा होता है ना कि भाई तू मेरा एक काम कर दे और मैं तुझे जॉब पे लगवा दूंगा, या तेरे बच्चे को जॉब पे लगा दूंगा, या तेरे बच्चे को अपनी कंपनी के अंदर ले लूँगा, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो अदर देन पेक्यूनरी बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिमसेल्फ, हिज फैमिली और फ्रेंड्स, वो उसके खुद के लिए हो सकता है, उसकी फैमिली के लिए हो सकता है, या फिर उसके किसी दोस्त के लिए हो सकता है। तो उसको हम करप्शन की जो है वाइड डेफिनेशन के अंदर जो है डाल देंगे, ठीक है जी। सो वर्ल्ड बैंक डिफाइंस इट एज द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, दस गिव्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो ये भी चीज़ हो सकती है जो वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दी कि भैया इसके अंदर यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, बड़ा ही बढ़िया बात कह दी इसने। तो पब्लिक ऑफिस को तुम अपने प्राइवेट मुनाफे के लिए जो है इस तरीके से काम करें, कुछ गलत काम करेंगे, मतलब ब्राइब वगैरह लेकिन पेक्यूनरी बेनिफिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता। थस इट गिव्स द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो इसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन की तरह मान सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और डिमांड of illegal gratification for doing an official act by public servant। देखो अलग अलग तरीकों से तो है ही समझा रहे हैं, चीज़ वही निकल के आ रही है कि पब्लिक सर्वेंट है, उसने कुछ ऐसा काम किया है जो उसका मुनाफा हो रहा है, या उसकी फैमिली का मुनाफा हो रहा है, या फिर उसके दोस्त का मुनाफा हो रहा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर होंगी, और वही जो है वही चीज़ों का एक्सेप्टेंस और डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन फॉर डूइंग एन ऑफिशियल एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। अब इसके अंदर जो है हमारी सनातन कमेटी रिपोर्ट ऑन करप्शन जो है यहाँ पर बताई गई है, क्या है जी देख लेते हैं। कह रहे थे GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया appointed a committee with Sanathan as its chairman to review the problem of corruption and to make suggestion on various matters connected thereof। तो यहाँ पर सनातन कमेटी जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी, इसका चेयरमैन सनातन था, इसलिए हम इसको सनातन कमेटी बोल देते हैं। स्पेलिंग लिख लो SANTHANAN, ठीक है जी। तो सनातन कमेटी के अंदर भाई इसके बेसिक इसका पर्पज़ ये था इस कमेटी को बनाने का कि भाई तुम देखो ये करप्शन की प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से इसको सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। सो रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, अब इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को। कह रहा है द कमेटी हैड सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन मार्च 1964। तो मार्च 1964 में इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट रिलेटेड टू क्या, करप्शन बताई। इट रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स ऑफ सर्टेन सर्विस रेगुलेशंस एंड एनेक्टमेंट। तो इसके अंदर कुछ सर्विस रेगुलेशंस वगैरह को इन्होंने ऑल्टर करने को कहा, अमेंड करने को कहा। देखो सेवरल अमेंडिंग एक्ट्स विद एन एसेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग द लीगल मशीनरी टू फाइट करप्शन,
टैक्स इवेजन, फूड अडल्ट्रेशन, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा, कुछ इस चीज़ों से रिलेटेड जो है यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंजेस करने को कहे कि भाई अमेंडमेंट इन चीज़ों से रिलेटेड कर दोगे तो तुम्हारी जो करप्शन है काफ़ी हद तक सुधर सकती है। सो एंटी करप्शन एक्ट 1947 एंड द क्रिमिनल लॉ, जिसका अमेंडमेंट एक्ट 1952 में हुआ था, वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इसी की कमेटी की उस पे रिकमेंडेशन में। It also suggested amendment of a section of Prevention of Corruption Act 1947, which debarred police officer below rank of Assistant Commissioner of Police, Superintendent of Police, जिसको ऐसा ही कहते थे हम, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है जी, एसपी सॉरी, फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस विच फॉल विद इन द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो बड़ा आसान हो गया। इसने कमेटी ने, संथरन कमेटी ने एक और सजेशन दी कि भाई तुम एक काम करो, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के अंदर एक ऐसी अमेंडमेंट ले आओ जिसके अंदर जो भी पुलिस ऑफिसर होगा जो इन रैंक से नीचे होगा वो जो है करप्शन से रिलेटेड मामलों के अंदर नहीं दखल दे सकता। कौन कौन से रैंक बताए जी इसने? रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनसे नीचे के जितने भी रहेंगे उनको जो है मना कर दिया जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस विच फॉल विद इन द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब हमने यहाँ पर बहुत जगह पे ये पढ़ा पब्लिक सर्वेंट, वही पब्लिक सर्वेंट होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 का सी बता रहा है, इट डिफाइंस 12 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। लिखते जाओ इन सब चीज़ों को, ठीक है। 12 कैटेगरीज ऑफ पर्सन जो है यहाँ पर हमारे को बताई गई है। इसमें कुछ बताया था मैं तुम लोगों को। पहला होगा पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है। पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, पर्सन इन सर्विस इन पे ऑफ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट, कोई भी कॉर्पोरेशन हो सकती है, ठीक है जी। और कोई भी जज हो सकता है, एनी जज, एनी पर्सन अथोराइज बाय द कोर्ट और जस्टिस, ठीक है जी। एनी आर्बिट्रेटर हो सकता है, एनी पर्सन एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और इलेक्टोरल रोल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है वो कोई बंदा। एनी पर्सन अथोराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी, वो बंदा इसके अंदर आ सकता है। पर्सन हु इज़ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन एग्री इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो बंदा हो सकता है वो हो सकता है इसके अंदर। पर्सन हु इज़ अ चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन और बोर्ड बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ये हो सकता है। एनी पर्सन हु इज़ वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और एनी अदर टीचर और एम्प्लॉय, ठीक है जी, वो हो सकता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट वाली। A person who is office bearer or an employee of an education, scientific, social, cultural और other institution, तो वो इसके अंदर आ सकते। तो ये कुछ कैटेगरी इन्होंने बताई है जो हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इन लोगों को डाल सकते हैं, या फिर जो इन जहाँ पर भी ये नाम आए हैं इन अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशंस वगैरह के, उसके अंदर जो वो काम कर रहा है वो जो है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, तो सेक्शन 7 जो है, अगर उनको तुम रिश्वत दे रहे हो तो उस केस में क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट हु टेक्स अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन शैल बी पनिश्ड। अब किस तरीके से पनिश होगा? इट प्रोवाइड्स दैट obtains or accept or attempts to obtain from any person an undue advantage to perform public duty improperly or dishonestly। तो भैया अगर वो किसी बंदे से पैसा ले रहे हैं या फिर कुछ इस तरह का एडवांटेज ले रहे हैं जिससे वो पब्लिक ड्यूटी जो है उसको ऑल्टर कर रहे हैं अपनी, मतलब होता है ना कि भैया यार कोई नहीं यार, तो ऐसे ऐसे करवा दे, इसको निकलवा दे, मेरे को यहाँ पर ये काम करवा दे, तेरे बच्चे को नौकरी में रखें, तू पैसे ले ले मेरे से, तो वो चीज़ हो गई। तो वो अपना काम ढंग से नहीं करेगा, ठीक है। और obtains or accept any undue advantage from any person or reward for improper or dishonest performance of public duty। देखो यहाँ तो वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहा है, ठीक है, और कोई रिवॉर्ड दे रहा है, या तो देखो पेक्यूनरी बेनिफिट हो, हमने पीछे डिस्कस कर लिया, वही चीज़ घुमा फिरा के बताएगा ये, या तो पेक्यूनरी बेनिफिट हो सकता है या फिर कोई अदर बेनिफिट हो सकता है। परफॉर्म्स और इंड्यूसेस अनदर पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली अ पब्लिक ड्यूटी और टू फॉरबियर परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटी इन एंटिसिपेशन ऑफ और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग एन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन शैल बी पनिश। तो ये कुछ 3-4 कैटेगरी हैं। अगर वो इस सब चीज़ों की तरह हरकतें करता है तो उस केस में उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में, और फाइन हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है जी। या दोनों चीज़ें भी एक साथ लगाई जा सकती है सजा के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। अब अगला टॉपिक देखते हैं जिसके अंदर कंटिन्यूएशन चल रहा है, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट। अब अगर ये तो हो गया, पहले जो लिया था जो पीछे हमने पढ़ा है वो है ब्राइब लेने वाला, मतलब पब्लिक सर्वेंट की बात हो गई। लेकिन अगर अब तुम लोग दे रहे हो तो क्या होगा? सेक्शन 8 कह रहा है एनी पर्सन हु गिव्स और प्रॉमिसेस एनी अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन टू इंड्यूस रिवॉर्ड अ पब्लिक सर्वेंट फॉर इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, इस केस में इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स और फाइन तक लग सकता है।
दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई वेयर द पर्सन हैज़ बीन कंपेल्ड टू गिव अनड्यू एडवांटेज एंड हैज़ रिपोर्टेड टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विद इन 7 days। तो ये सेक्शन वहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर उसको कंपेल करेगा। मतलब अगर तुम्हें कोई पुलिस ऑफिसर की टीम आके तुम्हारे को जेल में डाल ही दे और बिल्कुल दबा के रख ले तुम्हें कि कहे कि भाई तू 1 लाख रुपए दे वरना तुझे जाने देंगे, तो भैया उसके इसमें तो तुम दे, तो कंपेल करेगा तो उनकी गलती है। लेकिन तुम अब खुद अपनी मर्जी से दे रहे हो विदाउट कंपेल, तो भैया तुम मारे जाओगे। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, उस केस में सेक्शन 12 कह रहा है, उस केस में 3 से 7 साल तक की वही सज़ा और प्लस फाइन लग सकता है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 13 के अंडर आ रहा है। इसके अंदर कह रहा है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट्स और अदरवाइज कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज एनी प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड टू हिम और एनी प्रॉपर्टी अंडर हिज कंट्रोल। इस केस में अगर ये मतलब मिसअप्रोप्रिएशन हो गया ना, ये मिसकंडक्ट हो गया बाय पब्लिक सर्वेंट, उसको मतलब कोई प्रॉपर्टी दी गई है उसको तो अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है, वो अपना बेनिफिट निकाल रहा है उससे। इफ़ ही इंटेंशनली एनरिचेस हिमसेल्फ illicitly if he or any person on his behalf is in possession of or has at any time during the period of his office। उस केस में अगर उस मतलब होता ना जैसे कि तुम्हारे को कोई पब्लिकली वो मिलता है हेडक्वार्टर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें मिल गई और तुमने उसको रेंट पर चढ़ा दिया, कहीं पर किसी और को बाज दिया, तो वो सारी चीज़ें शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 4 years प्लस फाइन एक्सटेंड टू 10 years। मतलब 4 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और प्लस फाइन लग सकता है तुम लोगों पर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जो है ख़त्म हो चुका है। अरे वाह, 11-12 मिनट की वीडियो बन भी गई। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिए क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल बी एंड प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।